ओके स्टूडेंट्स, मैं पिछली वीडियो में बताया आपको हमने क्या पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज की जो वीडियो होगी हमारी इससे आगे होगी और पोटेंशियल के बारे में, करंट के बारे में, ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस के बारे में, इन 5 चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था कि जो चार्ज होता है डेट इज इक्वल्स टू एन ई। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द कंपटीशन लेवल। ओके, कंपटीशन में इसके बारे में पूछा जाता है। कल हमने एक न्यूमेरिकल भी करा था इससे रिलेटेड। तो एक वैल्यू निकल के आई थी कि 1 कूलाम चार्ज में 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके, सो आज की जो वीडियो होगी हमारी पोटेंशियल को लेके होगी। पोटेंशियल से बात करेंगे आगे कि पोटेंशियल में क्या चीज़ होती है, किस तरह से पोटेंशियल करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी बातें आज इन वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल। ओके, तो ये बात तो हमने देखी थी कि पोटेंशियल क्या होता है। कल हमने ये बात सीखी थी, एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा कि मान लेते हैं बहुत सारे चार्ज हैं और ये कोई चार्ज है जिसकी पोजीशन है ए, और ये कोई बी चार्ज है या बी कोई पोजीशन है। इस चार्ज को यहां से लेके यहां लेके जाना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो वो वर्क डन ही क्या होता है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें पोटेंशियल की तो द वर्क डन per unit charge in moving it from one position, one place to another, okay. So what is potential? Potential is anything the work done per unit charge in moving it from one place to another। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ले जाने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। और ये पोटेंशियल को अगर हम लोकल टर्म में देखें तो इसको ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज। अब समझते हैं इसको कैसे बोल रहे हैं कि जो वोल्टेज होती है, अब जब हम बात करते हैं, जब हम किसी भी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में ऐसे बनाते हैं ना, ये वाला सिंबल जो होता है, दिस इज बैटरी सिंबल। ओके, मान लेते हैं बल्ब है। ओके, सो इस बैटरी को बोलते हैं 5 वोल्ट 3 वोल्ट की जो बैटरी होती है, वोल्टेज। ओके, तो ये वोल्टेज ही सप्लाई होती है, यही पोटेंशियल होता है। मतलब कि कल हमने चार्ज की यूनिट देखी थी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। उसी तरह पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, उसी तरह पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो अगर हम देखें तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। ओके, सो एक जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है कि पोटेंशियल क्या होता है, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। That is the important formula, V is equals to W upon Q, means work done upon charge। मतलब एक चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो ये पोटेंशियल ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी में कि बिना पोटेंशियल के कोई भी चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं। चार्ज का मूव कराने का मतलब फ्लो करना ही हुआ। ओके, तो कंडक्टर में जब हम चार्ज को फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से जब अभी तो यहां से मान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं वायर है। ओके, अब हमने यहां पे एक बैटरी लगाई है, ये बैटरी लगाई है हमने, तो इस वायर से कुछ ना कुछ जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री चार्ज जो होंगे, वो मूव करना शुरू करेंगे। मूव करके वो यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ओके, अब जब तक इनके बीच में कनेक्शन नहीं है कुछ, जब तक इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा,
जब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ओके, तो पोटेंशियल डेवलप, चार्ज का फ्लो होना ही जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, चार्ज का फ्लो होगा तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए एक क्लोज सर्किट चाहिए होगा, मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ओके, जब तक इनके बीच का कनेक्शन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे इट कैन बी इन्फिनिटी फ्रॉम वन प्लेस और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, द यूनिट इज वोल्ट, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद भी रख सकते हैं। और अभी समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू कि कैसे ये पूछा जाता है। ओके, सो क्या, फाइंड द पोटेंशियल in moving a 2 coulomb charge from one place to another with 20 joule of वर्क। ओके, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल इन मूविंग अ 2 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद 20 जूल ऑफ वर्क। ओके, तो सिंपली हम कहां से कैसे निकाल सकते हैं इसको? अगर पोटेंशियल की बात करें तो कितना हो जाएगा? एज वी नो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। V इज इक्वल टू 20 upon 2, that will be 10 volt. Okay, so the potential will be 10 volt. Okay, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक फॉर्मूला ये हो गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, अनदर इज Q इक्वल टू NE। ओके, तो ये वाले जितने फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनसे क्वेश्चन ही बनता है। और ये फॉर्मूले अगर हम समझ जाएंगे तो हमें पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेटेड है। चार्ज को पढ़ लेंगे तो हमें पोटेंशियल समझ में आ जाएगा, पोटेंशियल को पढ़ लेंगे तो हमें करंट समझ में आ जाएगा। उस तरह से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। अब हम देखते हैं करंट क्या होता है। ओके, तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो तीसरी चीज क्या होगी? व्हाट इज करंट? अब करंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। देखिए करंट क्या होता है। करंट के लिए अभी हमने क्या देखा कि ओके, मान लेते हैं कि एक बैटरी है। ओके, और ये एक बल्ब है। ओके, अब यहां से बैटरी हमने ऑन करी और यहां पे एक स्विच मान लेते हैं। इसे स्विच मान लेते हैं। तो बैटरी हमने जब कनेक्ट करी यहां पे और स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा या नहीं, ये बताइए। अगर यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा यहाँ पे? अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना कि करंट फ्लो करने के इज ड्यू टू a closed circuit।
क्लोज सर्किट का मतलब क्या है कि अगर सर्किट ओपन होगा, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो क्या सर्किट पूरा है? नहीं है। और सर्किट पूरा नहीं होगा तो पोटेंशियल तो डेवलप होगा, पोटेंशियल तो डेवलप होगा, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब सर्किट ही पूरा नहीं है तो क्या लौट के करंट वापस यहाँ पे आ पाएगा क्या? जो चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू हुआ है उसे घूम के भी तो वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जब पूरा ही सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वो घूम के वापस नहीं आ पाता। तो फॉर फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू अ क्लोज सर्किट। ओके, अब डेफिनेशन की बात करें कि करंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो करंट की एक बेसिक डेफिनेशन होती है। करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के फ्लो करने का रेट। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से रिलेट होता है वर्ड। जहां पे रेट लिखा हो वो मतलब क्या होता है? टाइम। जहां रेट लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के फ्लो करने का टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। सिंपल सी बात है, करंट इज डिनोटेड बाय आई। ओके, तो आई विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का, और जहां रेट आया था डिवाइड बाय टाइम। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। व्हाट इज दिस? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? अगर हमें ये वाला फॉर्मूला पता तो हम सिंपल बता सकते हैं 1 एम्पियर क्या था। व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। सिंपल, मतलब अगर हमें 1 एम्पियर करना है तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 क्यू अपॉन 1 टी। ये तो होगा अगर इस फॉर्मूले से देखें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज मतलब 1 होगा, टी भी कितना होगा? 1 होगा। ओके, तो अगर यहां से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम बोल सकते हैं, इसको हम डिफाइन करें तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? When 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second, then the current flowing is 1 ampere. Okay, when 1 coulomb of charge is flowing through a conductor for 1 second, then the current flowing is 1 ampere. ओके, तो 1 एम्पियर कितना होता है? सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर कितना जाएगा? 1 क्यू अपॉन 1 टी। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा किसी भी वायर से 1 सेकंड के लिए तो उसमें करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। ओके, तो डेट विल बी क्लियर अबाउट, डेट इज ऑल अबाउट द करंट। ओके, तो करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे और इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है।
एम्पियर बहुत बार पूछा जाता है करंट की यूनिट क्या होती है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे की पोटेंशियल का और करंट का रिलेशन क्या होता है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है? ये कोई अलग से चीज नहीं है। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्टडी किया था। ओके, इन दोनों को रिलेशन के बीच को रिलेशन को स्टडी किया था। अब देखो, इसके लिए हमें एक चीज पहले पढ़नी पड़ेगी कि अगर हम एलिमेंट की बात करें, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, द फर्स्ट इज मेटल, ओके, द सेकंड इज नॉन मेटल, द थर्ड इज मेटलॉइड्स। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो इनका एक फैक्टर ये भी होता है कि करंट को किस तरह से एज्यूम करते हैं या फिर किस तरह के करंट के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मतलब अगर हम इसमें करंट का फ्लो कराएंगे, ओके, तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसमें करंट का फ्लो कराएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। और इसमें करंट को फ्लो कराएंगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, तो अगर हम बात समझें तो मेटल के लिए कोई भी एलिमेंट जो मेटल कहलाएगा उसके लिए करंट की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। करंट की प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। नॉन मेटल के लिए भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा और मेटलॉइड्स के लिए भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो जब हम बात करते हैं कि जब एक साइंटिस्ट थे ओम्स ने जब इस डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टडी किया तो हुआ ये कि जो मेटल थे, मेटल तो ओमिक कैरेक्टर शो कर रहे थे। ओमिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। ओमिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अब मान लेते हैं एक सर्किट मानते हैं, ओके, एक सर्किट मान लिया हमने और यहां पे हमने एक मेटल का वायर लगा दिया। मान लेते हैं ये वायर है, वायर ऑफ एल्यूमिनियम मान लेते हैं। ओके, ये एल्यूमिनियम का वायर है। यहां पे कॉपर का वायर भी मान सकते हैं, अलग अलग वायर होते हैं, एलिमेंट मेटल के मानना चाहिए बस। लेकिन तो हमने क्या देखा, मान लेते हैं कि पहले हमने यहां पे 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, ओके, बाद में 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, फिर 7 वोल्ट की बैटरी लगाई, ओके, फिर 9 वोल्ट की बैटरी लगाई। ऐसे ऐसे हमने वोल्टेज को वेरी किया, मतलब पोटेंशियल को वेरी किया। ओके, तो जैसे जैसे पोटेंशियल वेरी करेगा वैसे वैसे इसमें फ्लो होने वाला करंट भी वेरी करेगा। ओके, करंट फ्लो भी क्या करेगा इसमें से वेरी कर। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है ना कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है ना। पोटेंशियल यही तो है कि एक चार्ज को प्लेस ए से प्लेस बी पे कैसे पहुंचा जाए, है ना। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल हम लगाएंगे मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी हम देंगे, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, है ना। तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस तरह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा मीन्स, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट, है ना। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती चली जाती है।
तो इसी रिलेशन को स्टडी किया था ओम्स ने। तो इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसी लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अब इसको समझते हैं क्या होता है। कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओके, ओम्स लॉ में क्या होता है कि ये साइंटिस्ट थे ओम्स ने, इन्होंने स्टडी किया था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, ओके, तो वैसे वैसे क्या होगा, करंट का इंक्रीमेंट होगा। अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अगर, तो पहला पॉइंट क्या, ऑन इंक्रीजिंग इट, on increasing the voltage the current is increasing, okay, और second on decreasing the voltage the current is डिक्रीजिंग। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा था, वोल्टेज घटाने पे करंट घट रहा था। तो जब दोनों पैरामीटर एक साथ बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे वी बढ़ेगा, जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन एक और तरीका है इसको लिखने का जो काफ़ी कम टीचर बताते हैं। ओके, अब हमें ये पता है कि मैथ में जब हम स्टडी करते हैं तो मैथ में हम y इक्वल्स टू मैथ में एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट होता है, जो जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है वो राइट हैंड साइड आता है, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पे वो लेफ्ट हैंड साइड आता है। ओके, तो वैल्यू हम कौन सी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं ना, करंट तो नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि करंट तो इसकी वजह से जनरेट हो रहा है ना, वोल्टेज की वजह से। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है, ये आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, बहुत कम टीचर बताते हैं इसको आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन बहुत जगह बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से। ओके, तो सही तरीका लिखने का ये है, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये वैल्यू निकल के आ रही है जो। ओके, तो जो कॉज होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, राइट हैंड साइड आता है, और जो प्रोडक्ट होता है जो कि निकल के आता है वो आई लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो डेट इज अबाउट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने जस्ट ये स्टडी किया था कि करंट के और वोल्टेज के बीच की रिलेशन क्या है, करंट और पोटेंशियल के बीच की रिलेशन क्या होती है। ओके, तो वो रिलेशन कैसे निकल के आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, दूसरे को डिक्रीज करेंगे तो पहला वाला भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जो भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो मेटल होंगे, मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं मेटल्स में क्या होता है कि करंट बढ़ाने पे वोल्टेज भी बढ़ता है। ओके, वोल्टेज भी बढ़ता है। तो यही सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं ओम्स लॉ में। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो लिख लेते हैं। अगर ओम्स लॉ की हम प्रॉपर पूरी डेफिनेशन लिखते हैं तो ये डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ according to Ohm's law, on increasing or decreasing the potential difference
ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। एक कंडीशन भी होती है इसमें, कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ओके, तो ओम्स लॉ के बारे में बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, तो ये क्या होता है? ये चीज हमने पढ़ ली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है? V इक्वल्स टू I R। ओके, और ये R क्या होता है? ये R होता है रेजिस्टेंस। ये R क्या होता है? रेजिस्टेंस। ओके, तो हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि ये R कहाँ से आया, व्हाट इज दिस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हटाया हमने, एक कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? किस तरह से रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, क्या करंट या पोटेंशियल किसी पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते। तो अगली वीडियो में हम ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये मेरी सेकंड वीडियो थी, आप इस वीडियो को भी देखें, और इससे अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है चार्ज के लिए कि चार्ज क्या होता है, उसके बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, वीडियोस को देखते हुए चलना है, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।